वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूँ आज का नया टॉपिक आपके लिए लेसन नंबर 15 में। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के डिफिनेशंस, इसके होने वाले प्रोसीजर्स, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और कुछ लेयर्स आते हैं एग में जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस लेग में कैसे स्पर्म का एंट्री होता है, पेनिट्रेशन होता है, उसके बाद प्रोलिफरेशन होता है। तो ये सारे मैकेनिज्म इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और आपने बहुत कुछ समझा, लेकिन सही में मायने में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपका रिजल्ट बेटर नहीं हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते रहिए। तो आइए इस लेक्चर के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले द टर्म फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है इट इज अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट। हैप्लॉइड मेल गैमेट मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। इसे भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि मियोसिस का प्रोडक्ट है। नहीं, sperm and egg are the products of meiosis to form a diploid zygote। diploid zygote कहने का मतलब हो गया 23 plus 23, 23 from mother and 23 from father। ओके, तो जाइगोट एक ऐसा सेल है, पहला स्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड बना पूरे प्रोसेस के दौरान, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान, उसे कहते हैं जाइगोट। अ सेल दैट हैव डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज जाइगोट। ये जाइगोट में आगे माइटोसिस प्रोसेस होगा, इससे एम्ब्रियो का जन्म होगा। तो इसमें मेनली टाइप का स्टेप्स है, 3 मेजर स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। जब कभी भी ऑर्गेज्म होता है, क्वाइटस होता है या फिर कॉपुलेशन होता है, तो सबसे पहले स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है ओवम की ओर। ओवम के वॉल में, मान लीजिए सपोज करते हैं ये ओवम है, क्या है ये ओवम है, दिस इज ओवल लाइक स्ट्रक्चर ओवम। तो स्पर्म के हेड इसमें पेनिट्रेट करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जब ये पेनिट्रेट कर रहते हैं तो ओवम एक्टिवेट होने लगता है, अपने मैकेनिज्म में फिर से वापस डिवाइडिंग टिश्यू करने का प्रोसीजर करने लगता है। क्योंकि आपको मालूम था, यह जानकर मालूम होगा, खुशी होगी कि जब एक गर्ल चाइल्ड होती है तो उसके ओवरी में, गर्ल जब होते हैं एम्ब्रियो कंडीशन में, तब उसके ओवरी में एक का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट कर जाता है। और ये स्टेज तब तक अरेस्ट कंडीशन में रहता है जब तक कि गर्ल प्यूबर्टी स्टेज में ना पहुंच जाए, मतलब जन्म के बाद 12 साल तक ये उसी फेज में रहता है। और इस फेज को हम लोग सेकेंड इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस बोल सकते हैं। ओके, ये इंटरकाइनेसिस के बाद 12 साल में के बाद ये एक फिर आगे फॉरवर्ड जाता है और मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाता है। ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है और वेट करता है स्पर्म का कि स्पर्म आएगा और इसे एक्टिवेट करेगा ताकि ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसी एक्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं, पहले पेनिट्रेट किया स्पर्म, उसके बाद एक्टिवेट किया, एंड फाइनली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इनटू द ओवम। और लास्ट में एग के हेड जिसमें क्रोमोसोम होते हैं, एक्रोसोम मटेरियल होते हैं, तो वो जाता है एग में, एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और आगे ये प्रोसीजर को फॉरवर्ड करते हैं। समझे? तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप यहाँ पे कवर होते हैं। देखिए, the next point is during coitus, during copulation, the sperm is released into the vagina। vagina में रिलीज होते हैं sperm, passes through the cervix to the uterus। cervix के रास्ते होते हैं ये uterus तक पहुंचते हैं, and reaches the ampullary isthmus junction। ये जंक्शन जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। कौन सा जंक्शन है? ampullary isthmus junction ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा डक्ट है? ओविडक्ट। इसी पॉइंट पे स्पर्म का इधर से एंट्री हो रहा है वेजाना की तरफ से, और ओवरी की तरफ से आ रहा है ओवम, एग, और ये दोनों इस पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मल केस में यही होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्लेस या वेयर इज द प्लेस
that fertilization takes place. तो ampullary isthmus junction of fallopian tube. The next point is the ovum is also released into the junction for fertilization to occur. तो इसी जंक्शन पे ओवम भी आते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन करते हैं. एक तरफ से स्पर्म आ गया, दूसरी तरफ से ओवम आ गया. ओवम किधर से आएंगे? ओवरी के नजदीक वाले रीजन से, और स्पर्म वेजाइना से होते हुए, बर्थ के नाम से होते हुए. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इज इंड्यूसेस चेंज इन जोना पेलुसिडा. तो एक मेम्ब्रेन से एक लेयर का नाम है कोरोना रेडिएटा, दूसरे लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा, तीसरे लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल है ना. तो ये सारे लेयर्स होते हैं अंदर में, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एक के. तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग इंड्यूसेस चेंज इन द जोना पेलुसिडा लेयर. जब एक स्पर्म में एंट्री हो जाते हैं तो जोना पेलुसिडा जो लेयर है उसके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं. आपको फोटो दिया जाएगा, आप इस फोटो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए. यहाँ पे कुछ आपको एक का फोटो दिया गया है और इस फोटो में लेयर्स के नाम लिखे गए हैं. अच्छी तरीके से देखिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे बना देंगे. नेक्स्ट में हम आपको बनाएंगे. एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, जैसे ही एक, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर सपोज ये है और अंदर में न्यूक्लियस है. तो जैसे एक स्पर्म एंट्री किया तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया. ये बदलाव दूसरे स्पर्म के एंट्री को रोक देता है और हम फाइनली कहते हैं पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड. एक स्पर्म से ज्यादा एंट्री नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई ओनली वन स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू फर्टिलाइज सिंगल एग स्ट्रक्चर. ओके, तो इसे इस तरीके से हम कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म रिस्पॉन्सिबल है. कभी कभी आपको देखने को आएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस. तो प्लीज इसके आंसर आप कमेंट चैट में दीजिए. व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस. देखिए फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोले जा रहे थे एंजाइमेटिक सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम. मतलब जो एक्रोसोम पाए जाते हैं स्पर्म के हेड में, ये स्पर्म के एंट्री को सपोर्ट करते हैं. कहां पे? ओवम में, है ना. दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes. मतलब कि जब भी स्पर्म का हेड या स्पर्म ओवम में एंट्री लेता है तो सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है, और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी का, जो कि आपको पहले वाले लेक्चर में बताया जा चुका है. वो जब हम लोग पढ़ रहे थे oogenesis वाला प्रोसेस, उस समय बताया गया था. प्लीज आप जाइए और पीछे वाले वीडियोस को देखिए, तभी सेकेंडरी oocytes के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, है ना. तो दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन. इसको आप मियोटिक बोलते हैं या फिर मियोसिस बोल सकते हैं. इसको आप मियोसिस भी बोल सकते हैं. मियोटिक डिवीजन और मियोसिस, जिसमें कि सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम, जिसे हम ootids के नाम से भी आते हैं. आप हैप्लॉइड ओवम जो मार्केट में अंडे मिलते हैं, ये प्योर अंडे हैं, जबकि देसले अंडे क्या होते हैं? यस, द जाइगोट, जिससे बच्चे पैदा होते हैं. Then the haploid sperm nucleus fuse with the haploid nucleus of ovum to form a diploid zygote. Finally क्या होते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. नहीं, इस प्रकार आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे होते हैं. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्ब्रियो के डेवलपमेंट. कैसे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. यहां तक जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. तो इस प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पे देखने को मिलेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और उसके बाद प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू फॉर द डे. अपने आंसर को भूलिए नहीं. क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें. तो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर द डे.